आज का हमारा टॉपिक मोशन है, गति। जो क्लास 9th साइंस में जो है ये फिजिक्स में एक चैप्टर है फिजिक्स का, और हम इसी पर जो है डिस्कशन करेंगे कि वास्तव में ये मोशन क्या चीज़ होता है और किस प्रकार से जो है ये हमारे चारों ओर दैनिक जीवन में जो गतिविधियाँ दिखाई दे रही हैं वो किस प्रकार से संभव हो पाती हैं। तो यहाँ पर जो मोशन है, मोशन हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं कि एक वस्तु जो है गतिशील है, चलती हुई गाड़ियाँ सड़क पर वो हमें गति अवस्था में नज़र आती है, लेकिन इन भिन्न भिन्न चलती हुई गाड़ियों को देख करके, वाहनों को देख करके, वस्तुओं को देख करके क्या हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो सभी वस्तुएं हैं वो गति अवस्था में हैं? नहीं, हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक वस्तु गतिशील हो लेकिन वो दूसरी वस्तु के सापेक्ष जो है वो विरामावस्था में हो। तो हम गति को निर्धारित नहीं कर सकते जब तक कि हम उसके लिए कोई रेफरेंस ऑफ पॉइंट को हम निर्देशित ना कर दें। तो किसी वस्तु का गति का वर्णन करने के लिए जो है हमें एक रेफरेंस सिस्टम की आवश्यकता होती है, और रेफरेंस सिस्टम में जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो किसी ऑब्जेक्ट के ओरिजिन पॉइंट को डिफाइन करता है, और उसी ओरिजिन पॉइंट के सापेक्ष जो है हम वस्तु की जो कंडीशन है, स्थिति है, उसका हम वर्णन करते हैं। इस प्रकार से जो किसी वस्तु की जो गति होती है वो सदैव सापेक्ष होती है। वैसे जो गति की जो डिफिनीशन है वो, यदि कोई वस्तु जो है समय के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसकी इस स्थिति को जो है हम गति की संज्ञा देते हैं, गति कहते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर एक सोचने वाली बात है कि एक बस में बैठा यात्री जो है रोड पर खड़े हुए आदमी के सापेक्ष तो गतिशील है, लेकिन जो वह बस में बैठे अन्य यात्रियों के सापेक्ष जो है वो विरामावस्था में है। तो इस प्रकार से जो है हम गति का वर्णन केवल जो है सापेक्ष स्थिति में हम कर सकते हैं। यदि हम वैसे परिकल्पना करते हैं, गति का अवधारणा करते हैं, तो उसमें अवश्य ही मिस्टेक होगा और सही से हम किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन नहीं कर पाएंगे। तो जो गति है, अब इसकी डिफिनीशन if an object changes its condition with respect to time is called motion। अर्थात यदि कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपने स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहेंगे कि वो वस्तु
गति अवस्था में है। लेकिन जो गति है उसका वर्णन करने के लिए एक रेफरेंस ऑफ पॉइंट की आवश्यकता होगी। जिसको हम ओरिजिन के नाम से जानते हैं, मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। जैसे अब यदि हम ये कहें कि किसी व्यक्ति का जो घर है वो रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा में है, तो हमें यहाँ रेलवे स्टेशन को जो है ओरिजिन मानना होगा और उसके बाद जो है उसकी स्थिति का निर्धारण हमें करना होगा। तो इस रेफरेंस ऑफ पॉइंट में जो है कुछ जो निर्देश बिंदु है जिसको हम आयाम के रूप में जानते हैं, उसको हम x, y, z के से डिफाइन करते हैं। क्योंकि किसी वस्तु की जो स्थिति है वो समय के साथ परिवर्तित होती है, इसलिए हम यहाँ पर उसको समय को भी लेते हैं। और ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये निर्देश बिंदु जो है किसी वस्तु का जो की स्थिति का वर्णन करने के लिए जो ओरिजिन है उसके सापेक्ष कैपेबल होता है। इस प्रकार से हमें एक गति का वर्णन करने के लिए एक रेफरेंस सिस्टम की आवश्यकता होती है, जिससे कि हम उस वस्तु की स्थिति का कंप्लीटली हम डिफाइन कर सकें। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। तो मोशन दो प्रकार के होते हैं यहाँ पे। नंबर 1 नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नंबर 2 यूनिफॉर्म मोशन। अब हम यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन से क्या तात्पर्य है। यदि कोई वस्तु जो है जो गतिशील है, अपनी गति अवस्था में एक निश्चित समयांतराल में जो है बार बार निश्चित दूरी ही तय करती है, तो जो वस्तु की जो गति होगी वो यूनिफॉर्म होगी। जबकि नॉन यूनिफॉर्म के अंतर्गत कोई वस्तु जो है एक निश्चित समयांतराल में जो है डिफरेंट डिस्टेंस को वो कवर करती है, भिन्न भिन्न दूरी को कवर करती है। तो यदि कोई वस्तु जो है निश्चित समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरियों को तय करती है, तो जो उसकी गति होगी जो वो नॉन यूनिफॉर्म होगी या असमान गति कहलाएगी। अब जैसे मान लेते हैं यदि कोई वस्तु है जो गतिशील है और वह प्रथम 1 मिनट में जो है 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, दूसरे 1 मिनट में जो है वो 1.25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तीसरे में जो है 1.50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है। तो इस प्रकार से जो यदि कोई वस्तु जो बार बार जो डिफरेंट डिस्टेंस जो है एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो जो उसकी गति होगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, इफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर different distances in given same or equal interval of time,
Therefore, such types of motion is called non-uniform motion. इस प्रकार से ये क्लियर हो गया कि जो नॉन यूनिफॉर्म होता है वो एक निश्चित समय अंतराल में कोई ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करता है, इसलिए जो उसका जो मोशन होता है उसकी जो गति होती है वो नॉन यूनिफॉर्म या असमान होती है। अब हम यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन अब यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत जो कोई गतिशील वस्तु है वो एक दिए हुए समय अंतराल में जो है वो सेम डिस्टेंस कवर करती है। बार बार जो है जो डिस्टेंस वो कवर करेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। जैसे कि यदि कोई चलती हुई गाड़ी है और वो प्रत्येक 1 मिनट में 1 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करते हैं तो जो उसका जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो इस प्रकार जो इसकी डिफिनीशन होगी, इफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट covers same distances in given equal interval of time, the motion is called non-uniform. Oh, sorry, uniform. तो ये यूनिफॉर्म मोशन है। जिस यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत जो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो है इक्वल डिस्टेंस सेम डिस्टेंस को ही कवर करता है। अब जो है हम इसमें अन्य चीज़ों को हम देखते हैं, जैसे कि अब डिफरेंट जो है सभी प्रकार के अदर टाइप्स जो मोशन है वो इन्हीं यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंतर्गत ही आते हैं। तो जैसे हम यहाँ लेते हैं जैसे लीनियर मोशन। तो लीनियर मोशन क्या है? लीनियर मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है स्ट्रेट पाथ पे मूव करता है, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो है एक सरल रेखा में गति करता है तो हम उसकी गति को जो है लीनियर मोशन के नाम से हम जानते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट moves on a straight path जब कोई ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट पाथ पर जो है एक सरल रेखा में जो है गति करता है तो उसकी जो गति होती है वो लीनियर होती है। जैसे रेल की पटरियों पर दौड़ती हुई ट्रेन, इसकी गति जो है एक सरल रेखा में होती है, क्योंकि यदि पटरी के जो पटरी है वो जरा सा भी उसके बीच जो गैपिंग है उसमें जो डिफरेंस उत्पन्न हो जाएगा तो जो ट्रेन है वो पटरी पर से उतर जाएगी। अब हम बात करते हैं पीरियोडिक मोशन।
जिसको हम आवर्त गति के नाम से जानते हैं। यदि कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो किसी एक ही पाथ को जो है बार बार रिपीट करता है तो जो उसकी गति होगी वो पीरियडिक मोशन के अंतर्गत आएगी। जैसे यदि कोई वृत्ताकार कुआं है और उसी कुएं पर यदि कोई व्यक्ति जो है बार बार जो है उसके चारों ओर चलता है तो जो उसकी गति होगी वो एक सरल आवर्त गति होगी। इसी प्रकार से हम ले लेते हैं जैसे घड़ी की सुइयों की गति है, वो भी एक पीरियडिक मोशन है उसका, क्योंकि वो बार बार जो है एक ही पाथ को जो है वो रिपीट करते हैं। तो इस प्रकार से जब कोई गतिमान वस्तु जो है किसी सेम पाथ को जो है बार बार रिपीट करता है तो वो होता है पीरियडिक मोशन। इसी प्रकार से हम बात करते हैं ऑसिलेटरी मोशन। तो ऑसिलेटरी मोशन के अंतर्गत जो है कोई ऑब्जेक्ट जो होता है टू एंड फ्रो विब्रेट करता है, वो मतलब अपनी मिड पॉइंट के जो है इधर उधर जो है वो लेफ्ट एंड राइट मूव करता है, तो उसकी इस गति को जो है हम ऑसिलेटरी मोशन के नाम से हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस। ये डिस्टेंस क्या है? यदि कोई जो गतिमान वस्तु है वो जिस मार्ग पर गति करती है उस मार्ग के लंबाई की माप को जो है हम डिस्टेंस कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो यहां पर जो है to the measurement of length of traveled path is called distance। इस प्रकार से किसी गतिमान वस्तु द्वारा चले गए मार्ग की लंबाई की माप को जो है डिस्टेंस कहते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, अर्थात ये अधिप्रास होता है। इट इज मेजर्ड इन मीटर। मीटर जो है इसकी एसआई यूनिट है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा धनात्मक होता है और इसको जो है हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो है केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यह स्केलर क्वांटिटी है। अब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं।
यहाँ डिस्प्लेसमेंट, तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जो यदि कोई वस्तु एक निश्चित दिशा में जितनी डिस्टेंस कवर करता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। ट्रेवल डिस्टेंस in a certain direction is called displacement. Displacement, it is a vector quantity and measured in मीटर। इसकी भी यूनिट जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। अब हम यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हम यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस। अब हम एक चीज देखते हैं, नंबर 1 पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर होता है, अर्थात इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है। ये 2 किलोमीटर जो है, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। स्केलर क्वांटिटी ये वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है, बट जो डिस्प्लेसमेंट होता है में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। बट जो डिस्टेंस कभी जो है वो जीरो नहीं हो सकती। नंबर 3 डिस्टेंस इज इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस है वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है या उससे अधिक हो सकता है। लेकिन तीसरा पॉइंट इसमें जो है, तीसरा पॉइंट जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट
में बी इक्वल और लेस देन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के बराबर हो सकता है अथवा डिस्टेंस से जो है छोटा हो सकता है, लेकिन कभी भी ये बड़ा नहीं हो सकता। अब जैसे मान लेते हैं यदि कोई वस्तु जो है या कोई व्यक्ति जो है अपने घर से चलता है और 5 किलोमीटर अपने घर से पूरब की दिशा में जाता है, तो यहाँ पर जो है उस व्यक्ति का जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों जो है वो 5 किलोमीटर होगा। लेकिन वो व्यक्ति यदि वहाँ से पुनः अपने घर वापस आ जाता है तो जो उसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो 0 हो जाएगा, जबकि जो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो उसका 2 टाइम्स हो जाएगी, अर्थात 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर आया तो 5 जो है वो 10 किलोमीटर। जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन चेंज होने के कारण ये 5 किलोमीटर पहले गया था, फिर 5 किलोमीटर वापस आया, इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई और अब वो हो गया 0। तो आगे के टॉपिक्स जो है हम अगली वीडियो में जो है क्लियर करेंगे।